गाइस, कहानी की शुरुआत में हम वापस उसी सीरियस और खौफनाक माहौल वाले सी गॉड्स पवेलियन में चलते हैं, जहां यू हाउस सारे एल्डर्स को अपनी उस खतरनाक ट्रिप के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है, रेडिएंट सिटी पर वो भयंकर हमला करने के बाद हमने खुद को रीऑर्गेनाइज करने के लिए थोड़ा आराम किया। चूंकि हमें आगे की कोई खबर नहीं मिली, इसलिए हम वापस लौट आए। और यहाँ आते ही हमें पता चला कि हेवनली सोल एम्पायर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये सुनकर एल्डर श्वान बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाते हैं और धीरे से सिर हिलाते हुए कहते हैं, मैं समझ गया। अगर तुम लोग सिर्फ नॉर्मल शहरों पर हमला करते तो सन मून एम्पायर कभी भी अपना वॉर प्लान चेंज नहीं करता। लेकिन तुम लोगों ने सीधा उनकी राजधानी रेडिएंट सिटी पर हमला करके उनकी उम्मीदों से परे काम कर दिया है। इसके बाद उनके पास तुम सबको सीरियसली लेने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा। और ऐसा लगता है कि तुम्हारी टीम ने पीछे कुछ ऐसे सुराग छोड़ दिए हैं जिससे वो तुम्हें ट्रैक कर पाएं। इसी वजह से वो हमें तुम्हें सौंपने के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। लेकिन गाइस, हमारा यू हाउ भी कोई बच्चा नहीं है। वो थोड़ी देर सोचता है और फिर बहुत ही शातिर अंदाज में कहता है, एल्डर शुअन, मुझे नहीं लगता कि बात इतनी सी है। हम्म? एल्डर शुअन थोड़े क्यूरियस होकर पूछते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है, इसके पीछे क्या राज है? यू हाउ समझाना शुरू करता है। सबसे पहली बात, मुझे नहीं लगता कि सन मून एम्पायर फ्रंट लाइन पर यह ऑर्डर देगा कि मुझे उनके हवाले किया जाए, क्योंकि उनके हिसाब से तो मैं अभी भी सन मून एम्पायर में ही हूं। और दूसरी बात, 10 दिन के अंदर एकेडमी का मुझसे कांटेक्ट करना इम्पॉसिबल है। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उनका ये 10 दिन का अल्टीमेटम बिल्कुल बकवास और बेमतलब है। तभी जैंग लेक्सुअन बीच में बोलती है, तो क्या वो इस अल्टीमेटम को सिर्फ शेक एकेडमी पर हमला करने का एक बहाना बना रहे हैं? यू हाउ फिर से अपना सिर ना में हिलाता है और एक बहुत ही तगड़ा पॉइंट मारते हुए कहता है, मुझे ऐसा भी नहीं लगता। वो हमें जो टाइम दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। सोल टूल्स की इस वॉर में 10 दिन का टाइम देना मतलब दुश्मनों को तैयारी करने का पूरा मौका देना। अगर वो सच में हमें 10 दिन दे रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो हम पर डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाहते। हाँ, ये हो सकता है कि वो हमें शांत करके पीछे से कोई बड़ा हमला प्लान कर रहे हों, लेकिन मुझे इसकी भी चांस बहुत कम लगती है। प्रिंसेस वेना ये सब सुनकर बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है, लेकिन ऐसा क्यों? अब गाइज, यहाँ यू हाउ एक ऐसा बम फोड़ता है जिसे सुनकर वूतोंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचने वाला होता है। यू हाउ कहता है, क्योंकि इस वक्त सन मून एम्पायर की तीनों आर्मीज की कमांडर वो वॉर गॉड एम्प्रेस है, और सच कहूँ तो मैं उसे पर्सनली जानता हूँ। जब मैं सन मून एम्पायर में एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए गया था, तब वो मेरी सीनियर सिस्टर थी। हम दोनों ने एक ही टीचर से पढ़ाई की है, इसलिए हमारा रिश्ता काफ़ी अच्छा है। भाई साहब, जैसे ही यू हाउ ने ये बात बोली, वू तोंग ने केबल के नीचे से यू हाउ की जांघ को इतनी जोर से चुटकी काटी कि यू हाउ की चीख निकलते निकलते बची। लेकिन उसने अपने चेहरे पर दर्द का एक भी एक्सप्रेशन नहीं आने दिया और अपनी बात कंटिन्यू रखी। वो आगे कहता है, मेरी ये सीनियर सिस्टर सोल टूल्स बनाने या कल्टीवेशन में उतनी टैलेंटेड नहीं थी, लेकिन मिलिट्री टैक्टिक्स में उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये उसी का मास्टर प्लान था कि उसने मिंगडाओ माउंटेन रेंज पर झूठा हमला करने का नाटक किया और फिर अचानक से हेवनली सोल एम्पायर पर धावा बोल दिया। वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है और कभी भी कोई बेमतलब की जंग नहीं लड़ती। अगर उसे पता है कि एकेडमी मुझे कभी नहीं सौंपेगी, तो पक्का इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज है। मुझे नहीं लगता कि वो एकेडमी पर डायरेक्ट अटैक करेगी। तभी डीन यान बहुत ही टेंशन में कहते हैं, लेकिन हम इस पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते यू हाउ। अगर उन्होंने हम पर फुल पावर अटैक कर दिया तो हमारी इस एकेडमी की 10,000 सालों की मेहनत और खून पसीना एक पल में खाक हो जाएगा। हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। यू हाउ एक गहरी सांस लेता है और कहता है, बिल्कुल, और यही तो ज्यूजी का मास्टर स्ट्रोक है। वो जानती है कि श्रेक एकेडमी को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, और इसी का फायदा उठाकर वो हमें कंट्रोल कर रही है। सच कहूं तो इस वक्त स्टारलो और डोलिंग एम्पायर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे होंगे कि सन मून एम्पायर ने हम पर टारगेट किया है। वो खुश क्यों होंगे? वूतोंग से रहा नहीं जाता और पूछ बैठती है। यू हाउ समझाता है, बहुत सिंपल है। अगर सन मून एम्पायर हम पर हमला करता है तो श्रेक एकेडमी अपने बचाव में पूरी ताकत लगा देगी। इससे हम इस पूरी वॉर का मेन सेंटर बन जाएंगे, और हमें बचाने के लिए स्टारलो और डोलिंग एम्पायर्स को अपनी सारी आर्मीज यहाँ भेजनी ही पड़ेंगी। 10 दिन का टाइम उनके लिए अपनी आर्मी यहाँ तक लाने के लिए काफ़ी है।
ये सुनते ही पूरे हॉल में एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। अब सबको ज्यूजी का वो असली और शैतानी मास्टर प्लान समझ आ रहा था। ये कोई नॉर्मल धमकी नहीं थी, ये ज्यूजी का बिछाया हुआ एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसमें दुश्मन को बचाने के लिए उसके दोस्तों को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ेगी। ज्यूजी ने 6 लाख सैनिकों के साथ सिर्फ शहर को घेरकर और आसमान में कुछ पटाखे फोड़कर श्रेक एकेडमी की रातों की नींद हराम कर दी थी। एल्डर शुआन जो हमेशा एकदम शांत रहते थे, अब उनके माथे पर भी पसीने की बूंदें साफ दिखाई थीं। तभी सियान लिनर एक आइडिया देती है। एल्डर शुआन, क्या हम ग्रेट स्टार डाउ फॉरेस्ट के सोल बीस्ट से मदद मांग सकते हैं? हमारा उनके साथ एक अच्छा रिलेशन है और स्पिरिट पधा भी तो हमारे शहर में ही है। एल्डर शुआन तुरंत मना करते हुए कहते हैं, मैं बीस्ट गॉड डी तियान को बहुत अच्छे से जानता हूं, वो हमारी मदद कभी नहीं करेगा। उल्टा वो तो यही चाहता है कि हम इंसान आपस में लड़ कटकर मर जाएं, ताकि सोल बीस्ट्स को आज़ादी मिले। इस वॉर में जितने इंसान मरेंगे, बीस्ट्स का उतना ही फायदा होगा। इसके बाद क्यान दौड़ा दौड़ा सजेस्ट करते हैं कि हमें खुद आगे बढ़कर हमला करना चाहिए, लेकिन यू हाउ इसे भी एक सुसाइड मिशन बताता है। वो कहता है कि दुश्मन के पास इतने एडवांस सोल टूल किले हैं कि उनका डिफेंस तोड़ना इम्पॉसिबल है। अब सबकी हालत पतली हो चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, ना वो डिफेंड कर सकते थे ना ही अटैक। तभी वूपांग अचानक से बोल पड़ती है, मुझे लगता है कि अभी हमें सिर्फ इंतजार करना चाहिए। हमें डोलिंग और स्टारलो एम्पायर से कोई मदद नहीं मांगनी चाहिए, उन्हें अपने बॉर्डर की रक्षा करने दो। यू हाउ तुरंत वूतोंग की तरफ देखता है, क्योंकि वो खुद भी यही कहना चाहता था। लेकिन उसे पता था कि सारे एल्डर्स इस बात पर भड़क जाएंगे, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। एल्डर शुआन और बाकी सारे एल्डर्स वूतोंग की बात सुनकर हैरान रह गए। उनके हिसाब से ये आइडिया श्रेक अकेडमी को खुद अपने हाथों से तबाह कर देने जैसा था। वूतोंग यू हाउ की तरफ देखती है और एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहती है, मुझे पता है कि कुछ बातें तुम्हारे लिए बोलना मुश्किल है, तो मैं तुम्हारी तरफ से बोल देती हूँ। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ज्यूजी के श्रेक सिटी पर हमला करने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। जब तक हम यू हाउ को उससे मिलने भेजेंगे और उसे यकीन दिला देंगे कि यू हाउ यहीं है, वो कभी भी शहर पर हमला करने का ऑर्डर नहीं देगी। यान शाओज़े पूरी तरह से कंफ्यूज होकर पूछते हैं, ये कैसे मुमकिन है? क्या वो यू हाउ से डरती है? अब गाइस वूटोंग जो बम फोड़ती है, उससे पूरे हॉल में तहलका मच जाता है। वो मुंह बनाते हुए बहुत ही जेलसी के साथ कहती है, वो उससे डरती नहीं है, बल्कि वो यू हाउ को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। मुझे पूरा यकीन है कि वो यू हाउ को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसलिए जैसे ही उसे पता चलेगा कि यू हाउ यहीं है, वो अपनी आर्मी वापस खींच लेगी। मेरी नज़र में ये अल्टीमेटम सिर्फ एक ड्रामा है जो उसने रचा है। क्या? सारे एल्डर्स के मुंह से एक साथ चीख निकल आती है। सन मून एम्पायर की वो खूंखार वॉर गॉड एम्प्रेस हमारे यू हाउ को पसंद करती है। ये खबर तो किसी एटम बम के फटने से कम नहीं थी। यू हाउ का चेहरा शर्म से एकदम लाल टमाटर हो चुका था। वूतोंग को भी रियलाइज होता है कि उसने थोड़ा ज्यादा बोल दिया है, इसलिए वो मुड़कर यू हाउ को चिढ़ाते हुए अपनी जीभ बाहर निकालती है। तभी एल्डर सॉन्ग जो अब तक चुप थे, सीरियस टोन में कहते हैं, ये बहुत बचकानी बात है। ये वॉर पूरे कॉन्टिनेंट को जीतने के लिए लड़ी जा रही है। इसमें लाखों लोगों की जानें दांव पर लगी हैं। मुझे नहीं लगता कि वॉर गॉड एम्प्रेस अपने इमोशंस की वजह से इतने बड़े फैसले बदलेगी। बाकी एल्डर्स भी हामी भरते हैं। उन्हें यही लगता है कि वूतोंग सिर्फ जेलसी में ये सब बोल रही है। कोई भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था कि इतनी बड़ी और खूंखार कमांडर एक लड़के के प्यार में पड़कर अपनी आर्मी का प्लान बदल देगी। जूहाउ अब कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि वूटोंग 100% सही कह रही है। वो समझ गया था कि ये ज्यूजी का बिछाया हुआ एक बहुत बड़ा स्मोक स्क्रीन यानी छलावा है। अंत में एल्डर स्वान एक कॉम्प्रोमाइज वाला फैसला लेते हैं और कहते हैं, ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। लेक्सुआन, तुम स्टार लो और डोलिंग एम्पायर्स को मैसेज भेज दो कि वो अपने बॉर्डर्स पर डिफेंस स्ट्रांग रखें, लेकिन जरूरत पड़ने पर हमारी मदद के लिए भी तैयार रहें। हमें हर हाल में श्रेक सिटी को बचाना होगा। मीटिंग रात तक चलती है और जब वो खत्म होती है तो यूहाओ, वूटोंग और बेईबेई वापस टैंक सेक्ट की तरफ लौटते हैं। रास्ते में बेईबेई बहुत ही गहरी सोच में डूबा होता है। वो अचानक से रुकता है और यूहाओ की तरफ देखकर एक बहुत ही सीरियस टोन में कहता है, यूहाओ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि हमें किसी बहुत बड़े जाल में फंसाया जा रहा है? यूहाओ एक बहुत ही गहरी उदासी और निराशा के साथ आह भरता है। वो कहता है, शायद हमारा वापस आना ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमने ना सिर्फ उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करने का मौका गंवा दिया, बल्कि हम खुद श्रेक सिटी में आकर उनके बिछाए हुए जाल में फंस गए हैं। अब हम उनके एम्पायर में घुसकर उन्हें डरा भी नहीं सकते। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सारे प्लान्स मिट्टी में मिल गए हैं।
यूहाओ आगे कहता है, और हाँ, वूटोंग बिल्कुल सही कह रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि ज्यूजी जैसी मास्टरमाइंड कभी भी श्रेक सिटी पर डायरेक्ट हमला नहीं करेगी। सन मून एम्पायर अपना इतना सारा रिसोर्स एक ऐसे किले को तोड़ने में कभी बर्बाद नहीं करेगा, जिसे बचाने के लिए दो दो एम्पायर्स अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। ये सुनकर वूटोंग का चेहरा किसी गिल्टी बच्चे की तरह लटक जाता है। वो अपना सर नीचे झुकाकर कहती है, आई एम सॉरी यूहाओ, मुझे उस वक्त मीटिंग में वो बात उस तरह से नहीं कहनी चाहिए थी। अगर तुम खुद इस प्रॉब्लम को एनालाइज करके एल्डर्स को समझाते तो शायद वो तुम्हारी बात मान जाते। लेकिन हमारा यूहाओ तो आखिर यूहाओ है। वो प्यार से वूटोंग का हाथ पकड़ता है और सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं वूटोंग, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर मैं भी ये बात बोलता तो भी एल्डर्स का रिएक्शन वही होता। सच कहूं तो ज्यूजी हमारे सोच से कहीं ज्यादा चालाक है। उसका ये जो ओवर्ट स्कीम है, ये सीधे सीधे श्रेक एकेडमी की गर्दन पर लटकी तलवार है। वो जानती है कि एकेडमी अपनी सेफ्टी को लेकर कभी कोई रिस्क नहीं लेगी, और इसीलिए वो हमें अपने इशारों पर नचा रही है। तभी बेई बेई बीच में बोल पड़ता है, लेकिन हम हाथ पर हाथ धरे भी तो नहीं बैठ सकते ना। हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा, वरना हालात सच में बद से बदतर हो जाएंगे। यूहाओ कुछ सोचता है और कहता है, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, मेरे पास एक प्लान है। वूटोंग, तुम तुरंत एकेडमी वापस जाओ और इनर कोर्टयार्ड से पता लगाओ कि स्टार लो एम्पायर की आर्मी कहाँ डिप्लॉय है। खास तौर पर यह पता करो कि व्हाइट टाइगर ड्यूक और उनकी मेन फोर्स अभी किस लोकेशन पर है। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, हम दोनों पहले चलकर टीचर शाओया का इलाज करेंगे। उसके बाद मैं खुद व्हाइट टाइगर ड्यूक से मिलने जाऊंगा और उन्हें इस पूरे चक्रव्यूह की सच्चाई समझाऊंगा। मैं उन्हें कहूंगा कि वो अपनी सारी फौज यहां ना भेजे, और स्टार लो के बाद मैं सीधा डोलिंग एम्पायर जाऊंगा। चूंकि हम वहां सिर्फ हेवनली सन डोलुओं को जानते हैं, तो हमें उन्हीं से मदद मांगनी होगी, ताकि वो भी अपनी पूरी आर्मी यहां भेजने की बेवकूफ़ी ना करें। यूहाओ एक बहुत ही डीप बात कहता है। हजारों साल पहले जब श्रेक एकेडमी ने तीनों एम्पायर्स को एक साथ लाकर सन मून एम्पायर को धूल चटाई थी, तब से लेकर आज तक एक शांति बनी हुई थी। मुझे डर है कि स्टारलो और डोलिंग आज भी उसी पुरानी सोच में जी रहे हैं कि अगर वो सब एक साथ आ जाएं तो सन मून को हरा देंगे। लेकिन ये सोच अब आउटडेटेड हो चुकी है। अगर उन्होंने अपनी सारी फौज यहां भेज दी तो तबाही मच जाएगी। सन मून एम्पायर का पलड़ा भारी है, और हम सिर्फ उनके हर मूव पर रिएक्ट कर पा रहे हैं। गाइज, ये सब बोलते हुए यूहाओ के दिल में एक बहुत ही अजीब सी बेबसी फील हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे एक अकेले इंसान की ताकत इस पूरी वॉर के सामने कितनी छोटी और नाचीज है। उसने सोचा था कि सन मून एम्पायर में तबाही मचाने से वॉर का रुख बदल जाएगा, लेकिन ज्यूजी तो उससे भी 2 कदम आगे निकली। यूहाओ अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था कि मैं अभी भी उतना ताकतवर नहीं हूं। तभी अचानक से वूटोंग उसे पुकारती है, यूहाओ। यूहाओ उसे देखता है। वूटोंग उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो लगभग यूहाओ की ही हाइट की थी, इसलिए उनकी आंखें एकदम लेवल पर थीं। वूटोंग बहुत ही इंटेंस लुक के साथ यूहाओ की आंखों में देखती है और कहती है, अपना कॉन्फिडेंस मत खोना। यूहाओ एक पल के लिए चौंकता है, लेकिन फिर उसे वूटोंग की बात समझ आ जाती है। वो एक हल्की सी स्माइल के साथ सिर हिलाता है। वूटोंग उसे मोटिवेट करते हुए कहती है, यूहाओ, जब हमारे टीचर ने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी थी तो उन्होंने यही उम्मीद की थी कि हम एक दिन इस एकेडमी के पिलर्स बनेंगे। वो चाहते थे कि हम अपनी जान की बाजी लगाकर इस एकेडमी को प्रोटेक्ट करें। हम उन्हें निराश नहीं कर सकते। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारी अकेले की ताकत कितनी कम है? सन मून एम्पायर की इस भयंकर आर्मी को देखकर तुम्हें लग रहा है कि एक अकेला इंसान इस वॉर का नतीजा नहीं बदल सकता, राइट? यूहाओ की आंखें फटी रह जाती हैं। वूटोंग, तुम सच में मुझे अंदर तक समझती हो। मेरे दिमाग में लिटरली यही सब चल रहा था। वूटोंग कंटिन्यू करती है, हाँ, एक बड़ी सी आर्मी के सामने एक अकेला इंसान बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर वो एक अकेला इंसान हद से ज्यादा पावरफुल हो जाए तो वो पूरी वॉर का पासा पलट सकता है। भले ही बाकी कोई ये ना कर पाए, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ये कर सकते हो। मत भूलो कि तुम श्रेक एकेडमी के इकलौते अल्टीमेट सोल्जर हो, और तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारे पास मैं हूं, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर हैं, टैंक सेक्ट के हमारे सारे साथी हैं, और पूरी एकेडमी का सपोर्ट है। तुम्हारे पास ट्विन मार्शल सोल्स और स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन जैसी ऐसी ताकतें हैं जिनके बारे में लोग सिर्फ सपने देख सकते हैं। अगर इस कॉन्टिनेंट की किस्मत कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि हम अभी उतने ताकतवर नहीं हुए हैं। इस वॉर को कंट्रोल करने के लिए हमें और भी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। बेई भी स्माइल करते हुए कहता है, वूटोंग बिल्कुल सही कह रही है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम हार भी गए तो कम से कम हमें ये सुकून तो होगा कि हमने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी और हमें कोई पछतावा नहीं होगा।
यूहाओ एकदम शांत हो जाता है। सच में उसका दिमाग अभी बहुत ज्यादा उलझा हुआ था, लेकिन वूटोंग के अल्फाजों ने उसे उस भंवर से बाहर निकाल लिया था। वूटोंग उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है, मानो वो अपने हाथों की गर्माहट से उसे अपना पूरा सपोर्ट फील कराना चाहती हो। यूहाओ अपने दिमाग में सोचता है, ज्यूजी ज्यूजी, तुमने इस बार सच में मुझे फंसा दिया है। अगर मैंने एक भी गलत कदम उठाया तो मैं अपना सब कुछ खो दूंगा। वो समझ जाता है कि एक छुपी हुई चाल से निपटना फिर भी आसान होता है, लेकिन एक ओवर्ट स्कीम यानी खुली चाल से निपटना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। अगर मुझे उसके इस चक्रव्यूह को तोड़ना है तो मुझे कुछ अनऑर्थोडॉक्स यानी हटके करना होगा। तभी युहाओं के दिमाग में वूटोंग के वो शब्द गूंजने लगते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल, अल्टीमेट सोल्जर। और अचानक से युहाओं को अपनी माँ के वो आखिरी शब्द याद आते हैं जो उन्होंने मरने से पहले कहे थे। युहाओ, ऐसा लगता है कि अब तुम्हें आगे का सफर अकेले ही तय करना होगा। तुम्हारी माँ अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। याद रखना, इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो, और वो तुम खुद हो। तुम जो चाहो वो कर सकते हो और जिसे चाहो उसे बचा सकते हो, लेकिन तभी जब तुम खुद ताकतवर बनोगे। मुझे खुद पर ही भरोसा करना होगा। बूम! युहाओं के दिमाग में चल रही वो सारी उलझनों की पजल एक ही झटके में टूटकर बिखर जाती है। उसके दिमाग से इतनी भयंकर स्पिरिचुअल वेव बाहर निकलती है कि वो सीधे आसमान की तरफ शूट हो जाती है। आसमान में जो बादल छाए हुए थे वो उस वेव के झटके से फटकर अलग हो जाते हैं, और रात के वो चमकते हुए सितारे फिर से दिखाई देने लगते हैं। यूहाओ एक गहरी सांस लेता है और उसकी आंखों में अब एक अजीब सी एक्साइटमेंट और आग चमक रही होती है। वो कहता है, एल्डर सीनियर ब्रदर वूटोंग, अब हम कोई गलती नहीं करेंगे। वूटोंग, तुम तुरंत एकेडमी वापस जाओ और व्हाइट टाइगर ड्यूक की लोकेशन पता करो। और एल्डर सीनियर ब्रदर, आप जाकर उन्हें ये मैसेज देंगे कि वो अपने सारी आर्मी यहाँ ना भेजें, बल्कि एक एलीट लीजन तैयार रखें जो कभी भी मूव कर सके। युहाओ आगे कहता है, और वूटोंग, तुम डोलिंग एम्पायर जाओगी और हेवनली सन डोलुओ को भी यही मैसेज दोगी। अगर मेरा अंदाजा सही है तो जूजी का असली टारगेट डोलिंग एम्पायर ही है, क्योंकि वो इस वक्त सबसे कमजोर है। कभी कभी जो जवाब सबसे सिंपल लगता है वही सही होता है। वूटोंग पूछती है, तो फिर तुम क्या करोगे? यूहा बहुत ही प्यार से वूटोंग को अपने गले लगा लेता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, मैं पहले टीचर शाओया का इलाज करूंगा और उसके तुरंत बाद मैं क्लोज डोर कल्टिवेशन में जाऊंगा। मैं अपना पूरा जोर लगाकर टाइटल डोलुओं के लेवल को ब्रेक करूंगा। तुमने बिल्कुल सही कहा था वूटोंग, अगर कोई एक इंसान इस वॉर का नतीजा बदल सकता है तो वो इंसान मुझे ही बनना होगा। मैं एक लौता ऐसा इंसान हूं जो दुश्मनों के बेस में घुस सकता है। एक अल्टीमेट सोल्जर होने के नाते मुझे अपनी फुल पावर दिखानी ही होगी। वूटोंग कुछ पल के लिए शांत रहती है और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सिर हिलाती है। वो मुड़ती है और सीधा एकेडमी की तरफ भाग जाती है। वो जानती थी कि यूहाओ जो करने जा रहा है वो कितना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन यही इकलौता रास्ता था। एक बार यूहाओ अपना सेकंड सोल कोर बना ले तो फिर वो कोई नॉर्मल टाइटल डोलुओ नहीं रहेगा। बेबे एक उदास चेहरे के साथ यूहाओ को देखता है। यूहाओ, तुम। यूहाओ हाथ उठाकर बेबे को रोक देता है। वो स्माइल करते हुए कहता है, एल्डर सीनियर ब्रदर, एक मर्द होने के नाते मैं किसी भी चैलेंज से पीछे नहीं हट सकता। मुझे जूजी के साथ एक बहुत ही तगड़ी फाइट लड़ने दीजिए। अगर उसने खुली चाल चली है तो मैं भी खुली चाल ही चलूंगा। देखते हैं आखिर में जीत किसकी होती है। इसके बाद वो दोनों टैंक सेट लौटते हैं। वहां का माहौल बहुत बिजी था, लेकिन हॉल में सिर्फ एक ही इंसान अकेले बैठा हुआ था। वो थी टीचर शाओया टैंगया। वो अभी भी बहुत ही ज्यादा पीली और कमजोर लग रही थी, बिल्कुल एक मुरझाए हुए फूल की तरह। उसे इस हालत में देखकर यूहाओ का दिल बुरी तरह से दर्द करने लगता है। उसे अभी भी वो पुरानी चुलबुली और क्यूट टीचर शाओया याद आ रही थी, लेकिन अभी टैंगया के चेहरे पर एक एक्साइटमेंट थी। वो अपने कपड़ों के किनारे को नर्वसनेस के साथ कसकर पकड़े हुए यूहाओ के इंतजार कर रही थी। टीचर शाओया। यूहाओ तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ता है। देबे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो यूहाओ के पीछे पीछे चलता है। गाइज, टैंगया को बचाए हुए कई साल बीत चुके थे, लेकिन बेबे जानता था कि वो कभी भी अंदर से खुश नहीं थी, और उसकी इस उदासी का रीजन उसकी बीमारी नहीं थी, बल्कि वो ये देखकर कुढ़ती थी कि वो टैंक सेक्ट के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। टैंक सेक्ट को दोबारा खड़ा करना उसका सबसे बड़ा सपना था, और इसी सपने के लिए उसने एक बार बेबे को भी छोड़ दिया था। लेकिन अब जब वो सपना पूरा हो रहा था तो एक लीडर होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वो सिर्फ दूसरों को अपनी जान दांव पर लगाते हुए देख सकती थी। ये मेंटल स्ट्रेस उसके फिजिकल दर्द से कहीं ज्यादा भयंकर था। जैसे ही टैंगया को ये खबर मिलती है कि यूहाओ आखिरकार ब्लू सिल्वर एम्परर को ढूंढकर ले आया है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। आखिरकार सालों के दर्द और तड़प के बाद फाइनली उसके ठीक होने का एक रास्ता जो खुल गया था।
थैंक यू यूहाओ। जैसे ही यूहाओ उसके सामने आता है, टैंगिया तुरंत खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। यूहाओ तुरंत आगे बढ़कर कहता है, टीचर शाओया, आपको मुझे इस तरह थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उस दिन आपने और एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर ने मुझे नहीं अपनाया होता तो आज मैं यहाँ खड़ा ही नहीं होता। अब मैं आपका इलाज शुरू करने जा रहा हूँ। एक बार आप पूरी तरह से ठीक हो जाएं, फिर हम आराम से बैठकर खूब सारी बातें करेंगे, ठीक है? ये बोलते हुए यूहाओ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को रिलीज करता है और टैंक सेक्ट के अंदर मौजूद उस ब्लू सिल्वर एम्परर को लोकेट कर लेता है। तभी बेबे आगे बढ़ता है और बहुत ही प्यार से टैंगिया को अपने गले लगा लेता है। गाइज, इस वक्त टैंक सेक्ट का वो सबसे जेंटल और समझदार बड़ा भाई पूरी तरह से स्पीचलेस था। उसके पास बोलने के लिए अल्फाज ही नहीं थे। उसने टैंगला से इतना बेइंतहा प्यार किया था और उसे उस खौफनाक और दर्दनाक हालत में देखकर शायद टैंगिया से भी ज्यादा दर्द बेबे ने खुद सहा था। सालों के उस लंबे और थका देने वाले इंतजार के बाद आखिरकार उसकी टैंगिया पूरी तरह से ठीक होकर उसके पास वापस आने वाली थी। ऐसे में भला वो कैसे खुश नहीं होता। कुछ ही देर में वो 2 लाख साल पुराना ब्लू सिल्वर एम्परर उस हॉल के अंदर एंटर करता है और जैसे ही वो अंदर आता है उसे तुरंत पता चल जाता है कि टैंगिया ही उसका टारगेट है। भले ही टैंगिया की ब्लू सिल्वर वॉल मार्शल आर्ट उसके अंदर थी, लेकिन वो लगभग मरने की कगार पर पहुंच चुकी थी और क्योंकि वो खुद ब्लू सिल्वर ग्रास का राजा था तो वो नेचुरली उस मार्शल आर्ट की उस खस्ता हालत को बहुत अच्छे से फील कर पा रहा था। हेलो ब्लू सिल्वर एम्परर। बेबे फाइनली अपने उन भारी इमोशंस को कंट्रोल करता है और वापस बोलने लायक होता है। वो और शाओया दोनों मिलकर उस एम्परर के सामने बहुत ही डीप रिस्पेक्ट के साथ झुककर उसे ग्रीट करते हैं। यूहाओ कहता है, सीनियर, ये मेरे एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर है और ये टीचर शाओया है। मुझे यकीन है कि आपको पता चल गया होगा कि इनकी मार्शल आर्ट कितनी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, इसलिए हमें आपकी मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है। और हाँ, मेरे एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर ने भी ये कसम खाई है कि जब तक कोई सोल बीस्ट उन पर हमला नहीं करेगा वो कभी भी किसी सोल बीस्ट का शिकार नहीं करेंगे। ब्लू सिल्वर एम्परर एक हल्की सी स्माइल के साथ सिर हिलाता है और बहुत ही सीधे अंदाज में कहता है, तो ठीक है, फिर इनका इलाज शुरू करते हैं, बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। ये कहते हुए ब्लू सिल्वर एम्परर अपना हाथ उठाता है जो कि असल में मोटी मोटी बेलों से बना हुआ था। वो अपने हाथ को हल्का सा झटकता है और उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत नीले क्रिस्टल जैसी चमकती हुई बेल सीधे यूहाओ के हाथों में आ जाती है। गाइज, जरा सोचो, इस एक ब्लू सिल्वर एम्परर को ढूंढने के लिए टैंक सेक्ट ने पूरे कॉन्टिनेंट में ढिंडोरा पीट दिया था, यहां तक कि भारी भरकम इनाम भी रखा था, लेकिन सब फेल हो गया था। और आज फाइनली वो लेजेंडरी सोल बीस्ट खुद टैंक सेक्ट के अंदर मौजूद था। यूहाओ मुड़कर बेबे की तरफ देखता है। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, चलिए कोई मेडिटेशन रूम ढूंढते हैं और इलाज शुरू करते हैं। ब्लू सिल्वर एम्परर, मुझे उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ चलेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं भी देखना चाहता हूं कि इसका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है। आखिरकार टैंगिया ही वो इंसान बनने वाली है जिसके साथ वो फ्यूज होकर उसकी स्पिरिट बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसे टैंगिया की फिक्र तो होनी ही थी। टैंक सेक्ट में मेडिटेशन रूम ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो रियर कोर्टयार्ड के एक शान से कमरे को चुनते हैं और अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। डिसाइड ये होता है कि बेबे बाहर पहरा देगा ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब न करे, यूहाओ इलाज करेगा और ब्लू सिल्वर एम्परर पास में खड़े होकर पूरे प्रोसेस पर नजर रखेगा। टीचर शाओया, मैं चाहता हूं कि आप एकदम सीधी होकर बैठ जाएं और अपने पैर क्रॉस कर लें। इसके बाद अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दें, क्योंकि मैं आपकी मार्शल आर्ट को वापस जगाने की कोशिश करूंगा। फिर आपको अपनी सोल पावर को सर्कुलेट करना है, लेकिन याद रहे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, एकदम आराम से, ठीक है? यूहाओ बहुत ही सीरियस टोन में समझाता है। टैंगिया सिर हिलाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा नर्वस और एंग्जाइटी से भरी हुई थी। अब वो अपनी पावर को वापस पाने के लिए पहले से भी ज्यादा तड़प रही थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि इस क्रिटिकल मोमेंट पर शांत रहना उसकी जिंदगी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। एक गहरी सांस लेकर टैंगिया खुद को शांत करने की कोशिश करती है और अपनी पोजीशन लेकर बैठ जाती है। तभी ब्लू सिल्वर एम्परर अचानक से अपने दोनों हाथ उठाता है और उन्हें टैंगिया के ठीक ऊपर ले आता है और अगले ही पल उसके हाथों से एक बहुत ही हल्की और सुकून देने वाली नीली रोशनी की बारिश टैंगिया की बॉडी पर होने लगती है। टैंक सेक्ट के लोगों ने टैंगिया को ठीक करने के लिए न जाने कितने ही महंगे ट्रीटमेंट्स और सोल स्किल्स का यूज किया था, लेकिन सब बेकार गया। लेकिन इस नीली रोशनी के पड़ते ही टैंगिया की बॉडी का सारा स्ट्रेस गायब होने लगता है और वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है। वो उस एम्परर की तरफ देखकर एक बहुत ही प्यारी और थैंकफुल स्माइल देती है। अब बारी थी हमारे मेन हीरो यूहाओ की। वो आगे बढ़ता है, उसके हाथ में ब्लू सिल्वर एम्परर की दी हुई वो चमकती हुई बेल थी। यूहाओ अपनी मिस्टीरियस हेवन टेक्निक की सबसे प्योर सोल पावर को उस बेल के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो बेल एक बहुत ही भयंकर नीली रोशनी के साथ चमकने लगती है।
टांग या की वो छोटी और कमजोर सी बॉडी अचानक से कांपने लगती है, जैसे उसके शरीर के अंदर कोई चीज उस बेल के ऑरा के साथ रेजोनेट कर रही हो। क्यानकुन फॉर्चून पिल्स की वजह से उसकी लाइफ एनर्जी गिरना तो बंद हो गई थी, लेकिन वो बढ़ भी नहीं रही थी। पर इस पल उसे अपने शरीर के अंदर एक अजीब सी गर्माहट फील होने लगती है, जैसे बरसों से सोई हुई कोई ताकत आखिरकार अंगड़ाई ले रही हो। यूहाओ अपनी सोल पावर को बढ़ाता है और अचानक से पॉप, वो बेल एक धमाके के साथ फट जाती है और अनगिनत नीले रंग के चमकते हुए धूल के कणों में बदल जाती है, जो हवा में तैरने लगते हैं। यहीं पर यूहाओ का वो लेजेंडरी कंट्रोल काम आता है। वो अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके उस नीली डस्ट को हवा में एकदम बराबर फैलाता है, और फिर वो डस्ट धीरे धीरे टांग या की स्किन के पोर्स और उसकी नाक के जरिए उसकी बॉडी के अंदर एंटर करने लगती है। टांग या की बॉडी अब हल्के हल्के कांप रही थी और उसकी स्किन से एक बहुत ही खूबसूरत नीली रोशनी बाहर निकलने लगती है। यूहाओ एक गहरी सांस छोड़ता है। सब कुछ एकदम प्लान के हिसाब से जा रहा था। अब आगे का काम सिर्फ और सिर्फ टांग या को ही करना था। इस बेल का मेन काम टांग या की उस सोई हुई ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल को झकझोर कर जगाना था। डार्क पार्ट्स निकाले जाने के बाद उसकी मार्शल सोल लिटरली कोमा में जा चुकी थी, लेकिन ब्लू सिल्वर एम्परर का ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल और प्योर था कि वो उस मार्शल सोल को वापस जिंदा कर सकता था। अगर सब कुछ सही रहा तो उसकी सारी पावर्स वापस आ जाएंगी और उसकी बॉडी फिर से लाइफ एनर्जी बनाना शुरू कर देगी। टांग या अपनी पूरी ताकत लगाकर उस एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है जो उसके अंदर जाग रही थी, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। वो एनर्जी जो टांग या की असली एनर्जी को जगाने की कोशिश कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगती है। टांग या उसे फील तो कर पा रही थी, लेकिन वो उसका इस्तेमाल करके अपनी खुद की एनर्जी को एक्टिवेट नहीं कर पा रही थी, और इसी वजह से टांग या पैनिक करना शुरू कर देती है। उसे पता था कि उसके पास सिर्फ यही एक आखिरी मौका है। अगर ये फेल हुआ तो नतीजा मौत से भी बदतर होगा। उसकी घबराहट जितनी बढ़ती है, वो उतनी ही ज्यादा बेबस होने लगती है। वो अपनी ही बॉडी की एनर्जी से अपना कनेक्शन खोने लगती है, जिसके चक्कर में ब्लू सिल्वर एम्परर की वो दी हुई एनर्जी का असर भी तेजी से खत्म होने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। टांग या पागलों की तरह उस एनर्जी को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैनिक की वजह से वो एनर्जी एकदम अस्त व्यस्त हो जाती है। ये सब देखकर यूहाओ के भी पसीने छूट जाते हैं। वो अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन से लगातार टांग या की बॉडी के अंदर का हाल देख रहा था। जब वो उस एनर्जी को आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देखता है तो उसकी सांसें अटक जाती हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि इस वक्त कमरे में मौजूद कोई भी इंसान उसकी मदद नहीं कर सकता था। ये मामला टांग या और उसकी मार्शल सोल के बीच का था। बाहर की कोई भी सोल पावर इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन तभी बूम, टांग या के ठीक पीछे एक विशाल नीला फिगर अपीयर होता है। वो अपने हाथ उठाता है और अनगिनत मोटी मोटी बेलें अचानक से बाहर निकलकर टांग या की पूरी बॉडी को अपने अंदर जकड़ लेती हैं। उसके तुरंत बाद उस नीले फिगर की बॉडी से एक इतनी भयंकर नीली रोशनी और एक ऐसा डरावना ऑरा निकलता है कि पूरा कमरा दहल जाता है। ये ऑरा किसी सोल पावर का नहीं था, ये मार्शल सोल की प्योर ब्लड लाइन का ऑरा था। ये कोई और नहीं बल्कि खुद ब्लू सिल्वर एम्परर था। उस भयंकर ब्लड लाइन प्रेशर की वजह से टांग या की बॉडी एक पल के लिए बहुत जोर से कांपती है और फिर एकदम शांत यानी स्टेबल हो जाती है। अब उसके डैंटियन यानी कि नाभि के नीचे के हिस्से से एक बहुत ही ब्राइट नीली रोशनी चमकने लगती है। क्या ये काम कर गया? यूहाओ बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ मुड़कर बेबे की तरफ देखता है। बेबे की आंखों में भी एक उम्मीद की किरण चमक रही थी। दोनों की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थीं। आखिरी और सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर ब्लू सिल्वर एम्परर ने अपना ट्रम्प कार्ड खेलकर सब कुछ संभाल लिया था। यूहाओ को अंदर से फील होने लगा था कि हाँ, उनका ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। और जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। टांग या की सांसें एकदम नॉर्मल हो जाती हैं, उसका कांपना बंद हो जाता है और उसकी बॉडी से फाइनली उसकी खुद की सोल पावर की लहरें निकलना शुरू हो जाती हैं। ब्लू सिल्वर एम्परर अपनी उन बेड़ों को वापस खींच लेता है और चुपचाप यूहाओ के बगल में आकर खड़ा हो जाता है।
इसकी बॉडी की वो मार्शल सोल अब पूरी तरह से जाग चुकी है। एम्परर एक बहुत ही सैटिस्फाइड टून में कहता है, सच कहूं तो मैंने आज तक की सबसे प्योर ब्लू सिल्वर ग्रास देखी है, और इसके अंदर तो असली ब्लू सिल्वर ग्रास रॉयल ब्लड लाइन भी मौजूद है। थैंक यू यूहाओ, तुमने सच में मेरे लिए एक बहुत ही शानदार होस्ट ढूंढा है। जब मैं इसके साथ फ्यूज होकर इसकी स्पिरिट बनूंगा तो हम दोनों मिलकर तहलका मचा देंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनते ही यूहाओ और बेबे एक साथ उस एम्परर के सामने झुक जाते हैं। सीनियर, शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए। अगर आखिरी पल में आपने इंटरफियर नहीं किया होता तो वो आज सच में मारी जाती। अब टांग या की सोल पावर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुकी थी। हालांकि ये पावर अभी बहुत कम थी, शायद सिर्फ एक सोल स्कॉलर जितनी, लेकिन यूहाओ के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उसने अपनी स्पिरिचुअल शेयरिंग से बेबे को भी ये गुड न्यूज़ फील करा दी थी। मुझे लगता है टीचर शोया को अभी बहुत लंबे टाइम के लिए क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाना होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब वो बाहर आएंगी तो उनकी सारी सोल पावर वापस आ चुकी होगी। उसके बाद हमें बस उन्हें कुछ अच्छी जड़ी बूटियां देनी होंगी ताकि वो अपनी फुल फॉर्म में आ सके। यूहाओ स्माइल करते हुए कहता है। फिर वो मुड़कर बेबेई से कहता है, एल्डेस्ट सीनियर सर्जन, क्यों ना हम थर्ड सीनियर सर्जन को स्टारलो एम्पायर भेज दें? आप यहीं रुककर टीचर शोया का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन बेबेई अपना सिर ना में हिलाता है। नहीं यूहाओ, हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी है। मुझे ही स्टारलो एम्पायर जाना चाहिए। सी गॉड्स पवेलियन का मेंबर होने के नाते मेरी बातों का उन पर ज्यादा असर पड़ेगा। तुम बस मुझे वो लेटर लिखकर दे दो, मैं अभी निकल जाऊंगा। मैं शाओ शाओ और नैन नैन को बोल दूंगा कि वो शोया का ध्यान रखेंगे। गाइज, बेबे अब वॉर में अपना खून बहाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब जब टांग या खतरे से बाहर आ चुकी थी तो उसके दिल का सारा बोझ उतर चुका था। उसका मेंटल स्टेट अब एक खूंखार शेर जैसा हो चुका था। ठीक है, चूंकि उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं था, इसलिए यूहाओ ने कोई बहस नहीं की। जैसे ही बेबे बाकी दोनों को इंस्ट्रक्शंस देकर वापस आता है, यूहाओ उसे वो लेटर थमा देता है। लेटर लेते ही बेबे बिना एक पल भी रुके सीधा स्टारलो एम्पायर की तरफ निकल जाता है। बाकी सबको रिमाइंडर्स देने के बाद यूहाओ सीधा सोल टूल हॉल की तरफ भागता है। उसे क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाने से पहले टीचर श्वान जिन्वो से कुछ बहुत ही क्रिटिकल चीजें डिस्कस करनी थी। वो लैबोरेटरी के उस भारी भरकम मेटालिक दरवाजे पर 2 बार नॉक करता है। अंदर से कोई आवाज नहीं आती। यूहाओ को इसकी आदत थी। वो चुपचाप दरवाजा खोलता है और अंदर घुस जाता है। जैसा कि उसने सोचा था, श्वान जिन्वो पागलों की तरह एक सोल टूल बनाने में डूबा हुआ था। उसने मुड़कर ये देखने की जहमत भी नहीं की कि अंदर कौन आया है। टीचर श्वान, मैं वापस आ गया हूं। यूहाओ चुपचाप खड़ा होता है और श्वान जिन्वो बिना उसकी तरफ देखे बहुत ही रूखे अंदाज में कहता है, मुझे पता है कि तुम लोग वापस आ गए हो, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि तुमने मेरे बनाए हुए स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स का लगभग 60% स्टॉक एक ही हमले में उड़ा दिया। क्या ये सच है? ये सुनकर यूहाओ बुरी तरह से खांसने लगता है। खांस, ये सच है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सेकंड सीनियर सर्जन यानी कि हेट हाउतो ने मेरी पीठ पीछे मेरी चुगली कर दी। यूहाओ एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है। श्वान जिन्वो बिना कोई इमोशन दिखाए एकदम कोल्ड टोन में जवाब देता है, सोल टूल्स बनाए ही इस्तेमाल करने के लिए जाते हैं। उसने कोई चुगली नहीं की है। सबसे मेन चीज ये है कि क्या तुमने उन एक्सप्लोजन्स का असली असर देखा? क्या उनका इफेक्ट हमारी उम्मीदों के हिसाब से था? सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने 10,000 से ज्यादा शेल्स इतनी लापरवाही से बर्बाद कर दिए। तुम सच में एक फेलियर हो। तुम अच्छे शेल्स के साथ कुछ नकली शेल्स क्यों नहीं मिला सकते थे? तुम्हें अच्छे से पता था कि वो शेल्स रेडिएंट सिटी का डिफेंस वैसे भी नहीं तोड़ पाते। यूहाओ एक बहुत ही ऑकवर्ड सी स्माइल देते हुए सिर खुजाता है और कहता है, टीचर श्वैन, मैंने उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं सोचा था। सिचुएशन ही इतनी टेंशन वाली थी। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने एक साथ इतने सारे शेल्स यूज़ करके गलती की है। ज़्वैन ज़िवेन हाथ हिलाकर यूहाओ की माफ़ी को इग्नोर करता है और बहुत ही सीरियस होकर कहता है, इसका मतलब हमारे शेल्स में अभी भी पावर की कमी है। 10,000 शेल्स दागने के बाद भी हम सिर्फ उनके डिफेंस बैरियर की एनर्जी ही खत्म कर पाए। हमें कम से कम उनके सोल टूल्स को ओवरहीट तो करना ही चाहिए था। इतने सारे शेल्स एक साथ फायर करना सच में किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं था। खैर, मैंने रिसेंटली अपने शेल्स के डिज़ाइन में कुछ तगड़े चेंजेस किए हैं। अब से हम अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग कैटेगरीज के शेल्स बनाएंगे। आप उन्हें किस तरह से कैटेगराइज करेंगे? यूहाओ क्यूरियस होकर पूछता है।
ज़्वैन ज़िवेन समझाता है, पहले जब हम बल्क में शेल्स बनाते थे तो उनका मेन फोकस सिर्फ भयंकर धमाका करना और हाई टेम्परेचर से चीज़ों को जलाना होता था। और इसी वजह से आजकल के डिफेंस बैरियर्स, खासकर लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर्स, सिर्फ हीट और एक्सप्लोजन को रोकने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। लेकिन अभी काइटो ने मुझे जो रिपोर्ट दी, उसके हिसाब से टाई आह का असर मेरी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा भयंकर था। गाइज, आपको बता दूं कि टाई आह वो क्लास 9 शेल था जिसने सन मून एम्पायर के इंपीरियल पैलेस का अभेद्य डिफेंस फाड़ कर रख दिया था। और इसे भी ज़्वैन ज़िवेन ने ही डिज़ाइन किया था। इसलिए ज़्वैन ज़िवेन कंटिन्यू करता है, मैंने डिसाइड किया है कि अब हम लॉन्ग रेंज अटैक्स और पेनिट्रेटिव यानी चीरने वाले शेल्स ज़्यादा बनाएंगे। सच कहूँ तो जो शेल्स बैरियर को फाड़कर अंदर घुस सकते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मैंने अभी हाल ही में एक नया शेल बनाया है जिसका नाम क्लस्टर्ड पियर्सिंग शेल है। इसे बनाने का खर्च तुम्हारे वाले शेल्स से 2 गुना है, क्योंकि इसमें बहुत ही रेयर मेटल्स लगते हैं। लेकिन तुम सोच भी नहीं सकते कि इसकी तबाही मचाने की पावर कितनी भयंकर है। मैंने इसकी पहली खेप तैयार कर ली है। अगर तुम फिर से किसी मिशन पर जाओ तो इसे अपने साथ ले जाना। युहाव एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि हम इतनी जल्दी कहीं जाने वाले हैं। बाहर के हालात बहुत खराब हैं, इसलिए मैंने कुछ नए प्लान्स बनाए हैं। लेकिन ज़्वैन ज़िवेन तुरंत अपना हाथ उठाकर युहाव को रोक देता है। बाहर क्या चल रहा है ये सब मुझे मत बताओ। जब तक टैंक सैक्ट सही सलामत है, मैं इस लेबोरेटरी से बाहर कदम नहीं रखने वाला। मुझे सिर्फ अपनी रिसर्च से मतलब है। बाकी दुनियादारी की जिम्मेदारी तुम लोगों की है। अब जब तुम खुद एक क्लास 9 सोल इंजीनियर बन चुके हो तो मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब तुम जो भी हासिल करोगे वो तुम्हारी खुद की मेहनत पर डिपेंड करेगा। ज़्वैन ज़िवेन अचानक से थोड़ा हंसते हुए कहता है, और हाँ, मैंने सुना है कि सन मून एम्पायर अब इंसानों के शेप वाले सोल टूल्स का मास प्रोडक्शन कर रहा है। ये आइडिया उतना अच्छा नहीं है जितना लगता है। मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो, फिर मैं बताऊंगा कि इसके क्या नुकसान हैं। अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो टीचर कॉन्ग भी बिना किसी साइड इफेक्ट के एक परफेक्ट ह्यूमन शेप्ड सोल टूल नहीं बना सकते। टीचर कॉन्ग? वो कौन है? युहाव एकदम हैरान होकर पूछता है। ज़्वैन ज़िवेन युहाव को घूर कर कहता है, वो मेरे टीचर हैं, सन मून एम्पायर के हॉल ऑफ कॉन्सिक्रेशन के हॉल मास्टर और पूरे सन मून एम्पायर के सबसे पावरफुल सोल इंजीनियर। रिश्ते में वो तुम्हारे ग्रैंड मास्टर यानी दादा गुरु लगते हैं। खास खास मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट भी करता है। आपने मुझे पहले कभी उनके बारे में नहीं बताया। ज़्वैन ज़िवेन उसे डांटते हुए कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम खुद एक नंबर के गधे हो। थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। जब मैं सिर्फ एक जवान क्लास 9 सोल इंजीनियर था तो तुम्हें क्या लगता है मुझे वर्चुअस हॉल का लीड रिसर्चर यूं ही बना दिया गया था? मुझे वो टाइटल सिर्फ इसलिए मिला था क्योंकि मैं टीचर कॉन्ग का डिसाइपल था। सन मून एम्पायर के आधे से ज़्यादा क्लास 9 सोल इंजीनियर्स ने किसी न किसी रूप में टीचर कॉन्ग से गाइडेंस ली है। सच कहूं तो वो इतने महान हैं कि मुझे खुद नहीं पता उनकी पावर की लिमिट क्या है। वो किसी भी अल्टीमेट डू लुओ से कमज़ोर नहीं है। और मेरा तो ये भी मानना है कि एक्सतियान रेन को राजा बनाने के पीछे पक्का टीचर कॉन्ग का ही हाथ होगा। ये सुनकर युहाव की धड़कनें तेज हो जाती हैं। माना कि टीचर कॉन्ग उसके ग्रैंड मास्टर थे, लेकिन वो दुश्मन के खेमे में थे। और दुश्मन के खेमे में इतना खूंखार और लेजेंडरी सोल इंजीनियर होना किसी भी एंगल से अच्छी खबर नहीं थी। टीचर श्वैन, ठीक है, फिर मैं अब अपने क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए जा रहा हूं। आप मेहनत कीजिए, लेकिन अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। युहाव इजाजत मांगते हुए कहता है। ज़्वैन ज़िवेन हाथ हिलाकर उसे ऐसे भगाता है जैसे कोई मक्खी उड़ा रहा हो। जाओ यहां से, और अगली बार जब तक कोई ढंग की बात ना हो मेरा टाइम वेस्ट करने मत आना। और हाँ, तुम्हारी कैनकुन फॉर्चून पिल्स खाने के बाद मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं। वैसे तुम सब ने मिलकर मेरी इस लेबोरेटरी को एक मजदूरों का कारखाना बना दिया है। मैं तो बस एक गरीब मजदूर हूं जिसका तुम सब शोषण कर रहे हो। युहाव एक ऑकवर्ड सी स्माइल देता है और मन ही मन सोचता है, आपके इस खूंखार गुस्से के आगे किसकी हिम्मत है जो आपसे जबरदस्ती काम करवा सके? ज़्वैन ज़िवेन की लेबोरेटरी से निकलने के बाद युहाव सीधा अपनी खुद की लेबोरेटरी में जाता है। काफी टाइम से बाहर रहने के बावजूद टैंक सैक्ट के स्टाफ ने उसकी लेबोरेटरी एकदम चकाचक साफ रखी थी। युहाव उस भारी मेटालिक दरवाजे को बंद करता है और अंदर से लॉक कर देता है। इसके साथ ही वो अलार्म सिस्टम भी ऑन कर देता है ताकि अगर कोई भी दरवाजे के पास आए तो उसे पता चल जाए कि युहाव कल्टीवेशन में है और उसे डिस्टर्ब ना करे। ये टैंक सैक्ट की सबसे सेफ और शांत जगह थी,
यूहाओ लेबोरेटरी में इधर-उधर टहलते हुए अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करता है। फिर वो उस बेंच पर चढ़कर बैठ जाता है जहां वो सोल टूल्स बनाता था और अपने पैर क्रॉस करके मेडिटेशन की पोजीशन ले लेता है। वो अपने आप से कहता है, अब बाहर जो हो रहा है उसे मैं नहीं रोक सकता। जब तक हालात नहीं बदलेंगे, एकेडमी के एल्डर्स अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करेंगे। मैंने स्टार लो और दो लिंक के लिए भी अपना बेस्ट कर दिया है। अब ये उन पर है कि वो अपने लिए क्या फैसला लेते हैं। इस वक्त मैं सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूं, खुद को इतना भयंकर ताकतवर बना लूं कि वॉर के सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर मैं अकेला ही पासा पलट सकूं। मैं ये कर सकता हूं और मुझे ये करना ही होगा। खुद को पूरी तरह से कन्विंस करने के बाद युहाओ अपनी मुट्ठियां भींचता है और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी बॉडी रिलैक्स होने लगती है और उसके अंदर की सोल पावर अपने आप सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है। जब वू टोंग ने उसे अल्टीमेट सोल्जर कहा था तो युहाओ तुरंत उसका मतलब समझ गया था। उसकी सोल पावर काफी टाइम से रैंक 89 पर अटक गई थी और वो टाइटल डुलुओ नहीं बन पा रहा था। माना कि वो अभी भी किसी नॉर्मल टाइटल डुलुओ को आसानी से धूल चटा सकता था, लेकिन एक असली टाइटल डुलुओ बनने के बाद उसकी पावर्स एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाती। एक सोल मास्टर जितना टैलेंटेड होता है, रैंक अप होने पर उसे उतना ही भयंकर बूस्ट मिलता है। और सबसे बड़ी बात, युहाओ के पास पहले से ही उसका फर्स्ट सोल कोर मौजूद था। अगर उसने अपना सेकंड सोल कोर बना लिया तो उसकी पावर लिटरली एक अल्टीमेट डुलुओ यानी रैंक 99 के बराबर हो जाएगी और उसके बाद उसका कल्टीवेशन स्पीड ऐसी होगी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। सच कहूं तो युहाओ बहुत पहले से ही अपनी सोल पावर इकट्ठा कर रहा था। जब उसने आईसी में अपना 8th रिंग अब्सॉर्ब किया था, तब उसका स्पिरिचुअल सी एक बार फिर से इवॉल्व हुआ था। उसके बाद पौधों के साथ कनेक्शन से उसका स्पिरिचुअल कंट्रोल एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया था। अब वो हर तरह से अपना सेकंड सोल कोर बनाने के लिए तैयार था। स्पिरिचुअल कंट्रोल के मामले में वो किसी भी रैंक 98 के मॉन्स्टर से कम नहीं था। मुझे ताकतवर बनना ही होगा ताकि मेरी बातों का वजन बढ़े और मैं इस वॉर को कंट्रोल कर सकूं। इसलिए उसने ये कल्टीवेशन शुरू किया था। लेकिन गाइज, यहाँ पर एक बहुत बड़ा और खौफनाक ट्विस्ट है। युहाओ जिस तरीके से अपना कल्टीवेशन करने वाला था, वो वू टोंग के सोचे हुए तरीके से बिल्कुल अलग और सुसाइडल था। वू टोंग चाहती थी कि युहाओ रेजोनेंस मेथड यानी अनुनाद मेथड का यूज करे, जो कि सेफ होता है। लेकिन युहाओ को पता था कि अगर उसे बीस्ट गॉड यानी डी त्यान जितना ताकतवर बनना है तो सेफ खेलकर काम नहीं चलेगा। उसे डी त्यान वाले ही खौफनाक रास्ते पर चलना होगा और लिटरली उससे भी आगे निकलना होगा। अपना टारगेट फिक्स करने के बाद यूहाओ अपने माथे के पास मौजूद अपने पहले सोल कोर को स्टेबल करता है। अगर कोई इस वक्त यूहाओ के माइंड यानी स्पिरिचुअल सी को देखता तो उसे वहां बीचों बीच एक विशाल रोम्बस शेप का चमकता हुआ सूरज दिखाई देता। ये सूरज और कुछ नहीं बल्कि उसका पहला सोल कोर था। उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा घनी हो चुकी थी कि वो लगभग सॉलिड यानी ठोस लग रही थी और वो इस सूरज के चारों तरफ घूम रही थी। अब बारी थी दूसरा सोल कोर बनाने की। एल्डर शुआन ने उसे बताया था कि पहला सोल कोर बनाना बहुत जानलेवा होता है, लेकिन दूसरा सोल कोर बनाना काफी आसान होता है, क्योंकि दूसरा सोल कोर दांतियन यानी नाभि के नीचे बनता है, जहां सोल पावर स्टोर होती है। इसलिए वहां सोल कोर बनाना ज्यादा सिंपल होता है। लेकिन यूहाओ का दिमाग कुछ और ही खुराफात सोच रहा था। उसे पता था कि डांतियन में सोल कोर बनाना आसान तो है, लेकिन फ्यूचर के लिए यह सबसे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यूहाओ रेजोनेंस मेथड यूज नहीं करने वाला था। वो यूज करने वाला था यिन यांग कॉम्प्लीमेंट मेथड। गाइस, ये मेथड लिटरली मौत से खेलने जैसा है। इसका मतलब होता है दो बिल्कुल ऑपोजिट ताकतों को एक साथ मिलाना। अगर वो इसमें सक्सेसफुल हो गया तो उसके दोनों सोल कोर, एक माथे में और एक दांतियन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे। वो एक गियर की तरह एक दूसरे की पावर को बूस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब यूहाओ रैंक 98 पर पहुंचेगा तब क्या होगा? रैंक 99 का असली अल्टीमेट डुलुओ बनने के लिए उसे एक तीसरा सोल कोर बनाना पड़ेगा। अगर वो यिन यांग कॉम्प्लीमेंट मेथड से अपने डांथील और माथे के बीच के पूरे रास्ते को ब्लॉक कर देगा, तो फिर वो अपना तीसरा सोल कोर कहां बनाएगा? सोल बीस्ट के मुकाबले इंसानों के पास 3 सोल कोर बनाने की जगह होती है। पहला माथे के बीच यानी आंखों के ऊपर, दूसरा सीने यानी चेस्ट में और तीसरा डांतियन यानी नाभि के नीचे।
अब यूहाओ के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो अपना दूसरा सोल कोर डांतियन में बना लेता तो वो फ्यूचर में कभी भी अपने सीने में तीसरा सोल कोर नहीं बना पाता, क्योंकि तीसरा सोल कोर बनाने के लिए उसे अपने पहले दोनों सोल कोर्स के बीच का कनेक्शन काटना पड़ता, और ऐसा करना लिटरली सुसाइड करने के बराबर था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अगर यूहाओ अपना दूसरा सोल को डांतियन में बनाता तो वो कभी भी एक सच्चा अल्टीमेट डुलुओ नहीं बन पाता, और अगर वो अल्टीमेट डुलुओ नहीं बनता तो वो कभी भी गॉड ऑफ इमोशंस की गद्दी हासिल नहीं कर पाता। इसीलिए यूहाओ ने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो ना सिर्फ यिन यांग कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज करेगा, बल्कि अपना दूसरा सोल कोर सीधा अपने सीने यानी चेस्ट में बनाएगा। इससे फ्यूचर में डांतियन वाली जगह खाली रहेगी, और जब उसे तीसरा सोल कोर बनाना होगा तो उसे सिर्फ सीने वाले सोल कोर के इंटरफेरेंस का सामना करना पड़ेगा। ये सब सोचने के बाद यूहाओ अपनी बॉडी के अंदर मौजूद आइस एम्प्रेस से कांटेक्ट करता है। आइस एम्प्रेस, क्या तुम वहां हो? हाँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? आइस एम्प्रेस की ठंडी आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। यूहाओ कहता है, मैं अपना सेकंड सोल कोर बनाने और टाइटल डुलुओ बनने जा रहा हूं, और मैंने डिसाइड किया है कि मैं यिन यांग कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज करूंगा। इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी, क्योंकि मेरे सीने में तुम्हारी आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन वाली टॉर्सो बोन है, इसलिए मेरी बॉडी में तुम्हारी पावर सबसे ज्यादा मेरे सीने में ही है, और मैं वहीं अपना सेकंड सोल कोर बनाने वाला हूं। मेरा प्लान है कि मैं अपनी अल्टीमेट आइस सोल पावर को इस सेकंड सोल कोर का मेन बेस बनाऊं। अगर मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया तो मेरा पहला सोल कोर माथे वाला मेरी स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करेगा, और मेरा दूसरा सोल कोर मेरी सोल पावर को। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे मेरी स्पिरिचुअल और सोल पावर आपस में परफेक्ट तरीके से फ्यूज हो जाएंगी। इसके बाद मैं अपनी हर सोल स्किल में दोनों पावर्स एक साथ यूज कर पाऊंगा। यूहाओ ये खौफनाक मास्टर प्लान सुनकर आइस एम्प्रेस एकदम सुन्न पड़ जाती है। कुछ देर के सन्नाटे के बाद वो एक गहरी सांस लेती है और पूछती है, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि ये रास्ता कितना ज्यादा मुश्किल और जानलेवा होने वाला है? यूहाओ बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ कहता है, मुझे नहीं पता कि ये कितना मुश्किल होगा, लेकिन चाहे जो हो जाए मैं इसे आजमाने वाला हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? आइस एम्प्रेस तुरंत जवाब देती है, बेशक मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे मानना पड़ेगा कि तुम सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड और मास्टरमाइंड हो। तुमने जो रास्ता चुना है वो अल्टीमेट आइस पजेस करने वालों में, यहां तक कि पूरी दुनिया के सारे कल्टीवेटर्स में सबसे ज्यादा एक्सट्रीम और खौफनाक रास्ता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे एक्सट्रीम कल्टीवेशन मेथड्स ही इंसान को एंडलेस यानी अनंत पोटेंशियल देते हैं। यूहाओ थोड़ा हैरान हो जाता है। उसने सोचा था कि आइस एम्प्रेस उसे डांटेगी, लेकिन वो तो उसकी तारीफ कर रही थी। आइस एम्प्रेस आगे एक बहुत बड़ा राज खोलती है। वो कहती है, सोल बीस्ट्स की दुनिया में जिन भी लेजेंडरी बीस्ट्स के पास असली बुद्धिमानी और खूंखार ताकत थी, उन सब ने इसी रास्ते को चुना था। लेकिन आज तक सिर्फ एक ही इस रास्ते पर कामयाब हो पाया है, और वो है दीतियान। इसी वजह से आज वो पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर सोल बीस्ट है। ये सुनकर यूहाओ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या इसका मतलब तुमने भी ये तरीका आजमाया था? आइस एम्प्रेस कहती है, नहीं, मेरे पास इसे आजमाने की सही कंडीशंस नहीं थी, क्योंकि मैं इंसानों के अल्टीमेट डुलुओ वाले रैंक के बराबर नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन स्नो एम्प्रेस ने इसे जरूर आजमाया था। स्नो एम्प्रेस? यूहाओ लगभग चीख पड़ता है। तभी स्नो एम्प्रेस की ठंडी और मेजेस्टिक आवाज गूंजती है, हाँ यूहाओ, मैंने इसे आजमाया था, और अगर मैं सच में सक्सेसफुल हो जाती तो मुझे दीतियान से कभी खौफ नहीं होता। मेरी ताकत कम से कम उसके बराबर होती, लेकिन मैं फेल हो गई। मेरा ओरिजिन बुरी तरह से डैमेज हो गया और मेरी आगे बढ़ने की सारी ताकत खत्म हो गई। इसीलिए आखिर में मेरे पास भ्रूण में बदलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा, जिसका फायदा तुम्हें मिला। गाइज, यूहाओ को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि स्नो एम्प्रेस की पास्ट लाइफ इतनी ज्यादा ट्रैजिक और लेजेंडरी रही होगी। ये कहानी सुनकर यूहाओ अंदर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अगर स्नो एम्प्रेस ने ये सब पहले से किया हुआ था तो इसका मतलब उसके पास इस खौफनाक मेथड का एक्सपीरियंस था, और इस वक्त एक्सपीरियंस से बढ़कर और कोई चीज कीमती नहीं हो सकती थी। स्नो एम्प्रेस आगे समझाती है, मैंने इसे खुद महसूस किया है, इसलिए मैं बाकी सबसे बेहतर जानती हूं कि ये रास्ता कितना ज्यादा जानलेवा होने वाला है। दीतियान इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति यानी डिटर्मिनेशन मुझसे ज्यादा थी, बल्कि वो इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि उसकी गोल्डन आइज ब्लैक ड्रैगन किंग वाली बॉडी हद से ज्यादा मजबूत थी। यिन यांग कॉम्प्लीमेंट मेथड को पूरा करने के लिए इंसान को अपनी स्पिरिचुअल पावर और अपनी सोल पावर को पूरी तरह से अलग यानी स्प्लिट करना पड़ता है, और फिर उन्हें वापस एक साथ फ्यूज करना पड़ता है। ये प्रोसेस इंसान की बॉडी की धज्जियां उड़ा देता है, और इसके लिए गॉड लेवल कंट्रोल की जरूरत होती है।
स्नो एम्प्रेस आगे कहती है, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर तो इस प्रोसेस को झेल लेगी, लेकिन तुम आखिरकार इंसान हो। तुम्हारे शरीर की मजबूती हम सोल बीस्ट्स जैसी कभी नहीं हो सकती। हमारे पास तुम्हारी तरह इतने सारे एक्यूपॉइंट्स नहीं होते, इसलिए हमारे पास सोल कोर बनाने की सिर्फ 2 ही जगहें होती हैं। और यही वो लिमिटेशन है जिसकी वजह से कोई भी सोल बीस्ट कभी गॉड नहीं बन सकता। हमारी बॉडी में रेजोनेंस हो ही नहीं सकता, इसलिए हमें मजबूरी में यिन यांग कॉम्प्लीमेंट चुनना पड़ता है। यू हाउ, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? अगर तुम फेल हुए तो इसके अंजाम बहुत ही खौफनाक होंगे। यू हाउ बिना 1 सेकंड की देरी किए जवाब देता है, चाहे जो हो जाए मैं ये करके रहूंगा। अगर मैं कामयाब हो गया तो मैं एक गॉड बनने की अपनी नींव पक्की कर लूंगा, और अगर मैं फेल हुआ। वो एक पल के लिए रुकता है और फिर पहले से भी ज्यादा खूंखार और डिटर्मिन्ड टून में कहता है, तो मैं तब तक फेल नहीं होऊंगा जब तक कि मेरी मौत ना हो जाए। भाई साहब, क्या भौकाल है। अगर एक इंसान में अपनी जान की बाजी लगाने की हिम्मत न हो तो वो मौत की इस दीवार को आखिर कैसे तोड़ेगा? ये अल्फाज सुनकर पूरा कमरा एकदम सन्नाटे में डूब जाता है। आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस दोनों चुप हो जाती हैं। कुछ देर बाद स्नो एम्प्रेस बहुत ही सीरियस टोन में कहती है, तो ठीक है, फिर हम भी अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम पर दांव पर लगाते हैं। हम 6 यानी 6 स्पिरिट्स तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे नहीं लगता कि हम सबकी ताकत मिलने के बाद भी तुम फेल हो सकते हो। यू हाउ, अब से तुम सिर्फ और सिर्फ अपने कल्टिवेशन पर फोकस करोगे। हमारी फिक्र मत करना, हम अपना बेस्ट देंगे और कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, यू हाउ सिर हिलाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन वो तुरंत कल्टिवेशन शुरू नहीं करता। सबसे पहले वो अपने माइंडसेट को शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि इतने जानलेवा काम के लिए दिमाग का 100% शांत होना बहुत जरूरी है। तभी यूहाओ की बॉडी से एक के बाद एक कई सारी रोशनी की किरणें बाहर निकलने लगती हैं। सबसे पहले बाहर आती हैं स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस, जो कि यूहाओ की सबसे पावरफुल स्पिरिट्स थीं। उसके बाद स्टार एनिस मिस्टीरियस आइस ग्रास, लिटिल बाय, स्काई ड्रीम आइस वर्म और आखिर में जलपरी राजकुमारी लिया बाहर आती है। ये 6 लेजेंडरी स्पिरिट्स यूहाओ को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाते हैं। स्नो एम्प्रेस बाकी 5 की तरफ देखकर एक लीडर की तरह कहती है, मुझे यकीन है तुम सबने सुन लिया होगा कि यूहाओ ने क्या कहा है। ये कल्टीवेशन जितना उसके लिए ज़रूरी है उतना ही हमारे लिए भी है। हम सब उसकी बॉडी के सहारे ही जिंदा है। अगर उसे खरोंच भी आई तो हम सब मारे जाएंगे, और अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो हमारी भी जीत होगी। इसलिए हमें हर कीमत पर उसकी मदद करनी होगी। अपनी एनर्जी खत्म होने की टेंशन मत लेना, क्योंकि जब ये येन यांग कॉम्प्लीमेंट वाला सोल कोर बनेगा तो वो एनर्जी हमारे ही काम आएगी। और जैसा यूहाओ ने कहा, ये हमें गॉड बनने के हमारे उस कॉमन गोल के एक कदम और करीब ले जाएगा। 5 स्पिरिट्स पूरे जोश के साथ सिर हिलाते हैं। स्काई ड्रीम आइसवर्म खुशी से उछलते हुए कहता है, ये तो बहुत मस्त है। मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। अब जब यूहाओ इतना बड़ा कदम उठा ही रहा है तो मैं अपनी जान लगाकर उसे सपोर्ट करूंगा। तभी आइस एम्प्रेस उसे घूरते हुए कहती है, स्काई ड्रीम, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूं कि अपनी पूरी पावर यूज करने की बेवकूफ़ी मत करना। पिछली बार तुम अपना ओरिजिन उसके साथ फ्यूज कर चुके हो। इस बार थोड़ा कंट्रोल में रहना। हम पर भरोसा रखो, हम संभाल लेंगे। स्काई ड्रीम आइसवर्म ये सुनकर हैरान रह जाता है। वो आइस एम्प्रेस की तरफ देखता है, पर आइस एम्प्रेस तुरंत शर्माकर अपना मुंह फेर लेती है। आवाज में गुस्सा था, पर दिल में फिक्र थी। स्नो एम्प्रेस को स्काई ड्रीम की ये बेवकूफ़ी देखकर गुस्सा आता है। क्या घूर रहे हो उसे? वो तुम्हारी फिक्र कर रही है, क्या इतना काफी नहीं है? स्काई ड्रीम का शरीर कांप जाता है, लेकिन वो कोई मजाक नहीं करता और चुपचाप स्नो एम्प्रेस की बात मान लेता है। स्टार एनिस भी अपनी पत्तियां हिलाकर सपोर्ट दिखाता है, हालांकि वो इन सब में सबसे कमजोर था। स्नो एम्प्रेस आगे इंस्ट्रक्शंस देती है। यूहाओ जो नया सोल कोर बनाने वाला है वो अल्टीमेट आइस टाइप का होगा, इसलिए हमें भयंकर मात्रा में अल्टीमेट आइस एनर्जी चाहिए होगी। लिया, तुम यूहाओ की मदद करोगी ताकि उसके स्पिरिचुअल सी का पहला सोल कोर स्टेबल रहे। अगर वो इस प्रोसेस में इंटरफेयर करे तो तुम्हें उसे रोकना होगा। लिया सिर हिलाती है। भले ही वो अभी नई थी, लेकिन एक मर्मेड प्रिंसेस होने के नाते उसका दिमाग नॉर्मल इंसानों से कहीं ज्यादा तेज था। स्नो एम्प्रेस आगे कहती है, स्काई ड्रीम, तुम लिया की मदद करोगे क्योंकि तुम्हारा ओरिजिन यूहाओ से जुड़ा हुआ है। साथ ही तुम्हें यूहाओ की फिजिकल बॉडी पर भी नजर रखनी होगी ताकि वो इस प्रेशर से फट ना जाए। समझ गए? स्काई ड्रीम सिर हिलाता है। फिर स्नो एम्प्रेस आइस एम्प्रेस का हाथ पकड़ती है और कहती है, आज के इस पूरे प्रोसेस की मेन एंकर आइस एम्प्रेस होगी, क्योंकि नया सोल कोर सीने में बन रहा है जहां आइस एम्प्रेस की बोन है। मैं उसकी मदद करूंगी। लिटिल बाय और स्टार एनिस, तुम दोनों भी हमारे साथ जुड़ोगे क्योंकि हम चारों के पास अल्टीमेट आइस पावर है। स्टार एनिस, तुम इस प्रोसेस को स्टेबल रखने का काम करोगे। लिटिल बाय, तुम यूहाओ की बॉडी को प्रोटेक्ट करोगे, और मैं और आइस एम्प्रेस मिलकर उसकी सोल पावर को उसके सीने तक पुश करेंगे। यस बॉस, तीनों अल्टीमेट आई स्पिरिट्स एक साथ कहते हैं। बस कुछ ही सेकंड्स में स्नो एम्प्रेस ने एक लेजेंडरी कमांडर की तरह सब कुछ परफेक्टली अरेंज कर दिया था।
स्नो एम्प्रेस आखिरी बार उन पांचों की तरफ देखती है और कहती है, हमारे पास फेल होने का कोई ऑप्शन नहीं है, हमें किसी भी हाल में जीतना होगा। हाँ, पांचों स्पिरिट्स जोश में चिल्लाते हैं। इसके बाद स्नो एम्प्रेस यूहाओ के पास जाती है और बहुत ही प्यार से उसके कंधे को थपथपाती है। थैंक यू स्नो एम्प्रेस। यूहाओ ने अपनी आंखें बंद होने के बावजूद उनकी सारी बातें सुन ली थीं। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों की पुतलियों में एक बहुत ही भयंकर और खौफनाक धुंध चमकने लगती है। गाइज, यूहाओ के 6 लेजेंडरी स्पिरिट्स ने अपना गियर शिफ्ट कर लिया है और अब शुरू होने वाला है डॉल्वो कॉन्टिनेंट के इतिहास का सबसे खतरनाक कल्टीवेशन प्रोसेस। क्या यूहाव अपनी फिजिकल बॉडी की लिमिट्स को तोड़कर यिन यांग कॉम्प्लीमेंट अचीव कर पाएगा, या फिर ये सुसाइडल मेथड उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ा देगा? ये जानने के लिए अगली वीडियो का इंतजार करो। वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।